अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, BFD जून 25 दिसंबर 25 का सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सऊद तारिक मेरा नाम है जी। सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का एजेंडा क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा जी, BFD के पेपर से मुतालिक आज का एजेंडा हमारा क्या है देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद BFD के इंट्रोडक्शन में बात होगी कि BFD का पेपर कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे लेक्चर से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद बात होगी कि भाई BFD के लिए अब क्या चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह से एक चेंज कर रहा है तो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन एग्जाम इज़ वन ऑफ द एजेंडा, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करने की ज़रूरत है, ठीक हो जी। उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक्स क्या हैं BFD के। चेंज इन पैटर्न, पैटर्न किस तरह चेंज हो रहे हैं, और आगे अगर किसी की लेट से स्कीम चेंज भी होती है तो स्कीम चेंज पे भी मैं थोड़ी बात कर लूंगा। स्कीम चेंज का हमारे पेपर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मेन टॉपिक BFD के क्या है जी, इस पे भी बात होगी कि भाई पेपर कहाँ से आता है, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई BFD क्या रियल लाइफ से लिंक है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे यार BFD तो कहीं अप्लाई नहीं होता। नहीं जी, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है इसकी कुछ आपको मिसालें दी जाएंगी। हमारी अप्रोच क्या होगी और उसके सीक्वेंस में काम करेंगे। डूज एंड डोंट्स क्या है BFD के, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये जी। कि BFD के पहले दिन ही समझ लें अटेम्प्ट बचानी है तो क्या करना होगा, और अटेम्प्ट बचानी है तो हमें क्या नहीं करना होगा। ये भी जरूरी होता है कि पता हो कि आपको क्या नहीं करना, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि आप को पता नहीं होता कि यार ये काम नहीं करना, बाकी सारे काम चलो ठीक है हो भी जाए, कोई मसला नहीं भी हो, मगर ये फला चीज नहीं होनी चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और आखिर में आपने जो सवालात करने होंगे मुझसे उसके जवाब देंगे। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए प्लीज। ये नंबर जो है वो मेरा अवेलेबल रहता है जी, अलहमदिल्ला स्टूडेंट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे। ओपन व्हाट्सएप पॉलिसी है, ठीक है। जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कोई भी स्टूडेंट होता है वो जो है क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। मजे की बात यह कि आखिरी हफ्ते पेपर से आखिरी हफ्ते पहले या आखिरी महीना मैं कहूँगा उस दिन बड़े मैसेज आ रहे थे उस वक्त। और पेपर्स के बाद जो है मेरा व्हाट्सअप जो है वो बेचारा सन्नाटे में चला जाता है। फिर मैसेज आने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो जाते हैं। खैर, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, पेपर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, ओवरऑल कोई पढ़ाई से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, इस पर बात की जाएगी। आपसे कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, फास्ट फॉरवर्ड दूंगा, ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं तवील नहीं करूंगा। मेरा नाम सऊद तारिक है जी। 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया। 2008 में मैंने अपना जो है ए लेवल्स कंप्लीट किया बिकानाउ स्कूल से। उसके बाद मैंने 2010 में अपना ACCA भी कंप्लीट कर लिया जी, ठीक है। उसके बाद मैंने एग्जामेशन क्लेम की। उस वक्त CA वाले स्टूडेंट्स को सारी एग्जामेशन मिल ACCA वाले स्टूडेंट्स को एग्जामेशन मिल जाती थी, CA इंटर की जो उस वक्त होता था, कैफ कहते हैं जिसको। तो उसके बाद मैं CA में मूव कर गया और मैंने 2011 में KPMG तासीर हादी एंड को में जो है वो अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी CA की। अच्छा, KPMG ज्वाइन की। उसके बाद 2011 से लेके 2014 के एंड तक मैं KPMG में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2014 के एंड में मेरा CA भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद में 2017 तक मैं KPMG में ही रहा, ठीक है। KPMG में मैनेजरियल पोजीशन पे मैंने अपना जो है सफ़र इख्तिताम किया, और इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली 2018 में। और 2018 में ही मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही रियलाइज़ किया कि नहीं यार मुझे अपनी फर्म बनानी चाहिए। तो मैंने ST&Co के नाम से फर्म ज्वाइन की, अपनी सॉरी फर्म क्रिएट की। और आज अलहमदिल्ला 2024 हो गया और मैं ST&Co रन कर रहा हूँ, जिसमें अकाउंटिंग, एडवाइजरी, टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, बजट फोरकास्ट, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, बुक कीपिंग सर्विसेज, थोड़ी बहुत लिमिटेड सा ऑडिट कह लें आप, क्योंकि हम नॉन QCR फर्म है तो बहुत ही लिमिटेड सा ऑडिट करते हैं। ये सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, टीचिंग से बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। 2005 में जब मैं खुद ओ लेवल्स में था, मेरा ओ लेवल कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। और बहुत ही ज़्यादा मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, 2005 से लेकर 2014, अगर मैं इस 9 ईयर्स के अरसे पे बात करूँ तो इस 9 साल के अरसे में मैंने बहुत सारे पेपर्स ओ लेवल्स के पढ़ाए, ए लेवल्स के काफ़ी सारे पेपर्स पढ़ाए, थ्योरेटिकल एंड नॉन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दोनों पढ़ाए। ACCA के काफ़ी सारे पेपर जो इनिशियल फंडामेंटल लेवल के होते हैं वो पढ़ाए। और मैथ्स एप्टीट्यूड की भी तैयारी कराई। जो ये IBA में मैथ्स का टेस्ट होता है, मैथ्स टेस्ट की भी मैंने बीच में तैयारी कराई। तो अलहमदिल्ला 9 साल का जो है एक अच्छा कंसिस्टेंट कंटिन्यूस, यानी कि आर्टिकलशिप के दौरान भी मैं पढ़ाता रहा। मैंने CA के पेपर के दौरान भी ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि टीचिंग से मेरा बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग लगाव था। 2014 was the turning point of my career when I started teaching CA। मैंने CA फाइनल का एक बहुत ही मुश्किल तरीन पेपर होता था, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना भी है नहीं सुना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैक कहा जाता है।
ये पहले होता था, अब ये पेपर जो है अल्लाह को प्यारा हो चुका है। 2018 की स्कीम में इसको खत्म कर दिया गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं नई स्कीम में MSA 2 खत्म हो रहा है, MSA 1 खत्म हो रहा है, CFAP 3 SPM खत्म हो रहा है। इस तरह एक पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहले मॉड्यूल एफ में होता था, ये अब खत्म हो चुका है। तो मैंने 2014 से जो है वो सीए का सबसे मुश्किल तरीन पेपर समझने के लिए डायरेक्ट पढ़ाना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। 2016 में मैंने BFD पढ़ाना शुरू किया। ठीक है जी। 2015 में मैंने कैफ पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद इनफैक्ट बल्कि मैं 2015 में कैफ, एंड देन 2016 में मैंने BFD भी फिर पढ़ाना शुरू किया। कैफ 3 उस वक्त कैफ 8 होता था, कॉस्टिंग होता था ये। अभी कैफ 3 हो गया ये। 2016 आई स्टार्टेड BFD। उसके बाद मैंने जो है वो क्या कहते हैं 2021 में जो है MSA 2 पढ़ाना शुरू किया। और क्या कहते हैं 2021 में MSA 2 के बाद कैफ 6 भी पढ़ाना शुरू किया। 2022 में मैंने CFAP 3 SPM पढ़ाना शुरू किया। और आज अगर मैं बात करूं तो आज के दिन अभी फिलहाल जो स्कीम चल रही है उस हिसाब से मैं 2024 में 5 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह BFD जिसकी क्लास है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं जो है ना क्या कहते हैं कैफ 3 कॉस्टिंग CMA, कैफ 6 जो है वो MFA का जो पेपर पिछली स्कीम में आया था वो। ये 3 पेपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% पढ़ाता हूँ। इसमें कोई जो है वो क्या कहते हैं शेयरिंग नहीं है। और बाकी इसके अलावा मैं 2 पेपर और पढ़ाता हूँ जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह BFD में भी हेल्प करते हैं। एक है CFAP 3 SPM। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसा है जो मुझे BFD में पढ़ाने में हेल्प करता है। और MSA 2 भी, क्योंकि एग्जामिनर का जो चेंजिंग ट्रेंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो क्या कहते हैं अगेन BFD में बहुत हेल्प करता है। ये 2 पेपर ऐसे हैं जो मैं शेयरिंग में पढ़ाता हूँ, एक सर फुरकान अहमद के साथ और एक जो है वो सर अजीब के साथ। तो ये मेरे तकरीबन 1/3 मेरे पास होता है एरिया, और 2/3 एरिया जो है वो दूसरे टीचर के पास होता है जी, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक हमारा जो है क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। थैंक यू अलीजा, आपने आई गेस कैस 6 हमसे पढ़ा था पहले। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि भाई हमारे लेक्चर में क्या डिफरेंस है, अप्रोच क्या है। अब ये एक हमने बात जमन में रखनी है कि देखें एक अप्रोच होगी, हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, 1 मिनट, एक चीज़ मेरे ख्याल से रह गई इसमें। मैं ये बात कर लूँ कि BFD का इंट्रोडक्शन क्या है। पहले BFD की बात करेंगे, फिर हम लेक्चर से बात करेंगे। BFD के बारे में आपने क्या सुना है, जरा आप लोग पार्टिसिपेट करें चैट के थ्रू, फिर मैं बात करता हूँ। व्हाट हैव यू जैसे कहते हैं ना व्हाट हैव यू हर्ड अबाउट BFD, मतलब BFD के बारे में आपने क्या सुना है। प्लीज चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। कैसा पेपर है, आसान है, मुश्किल है, लेंदी है, इजी है, डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है, मोस्ट इजी है, क्या है ये, बताएं प्लीज जरा। जो भी सुना है आपने, मुश्किल है ये सुना है आपने। ओके अली से अब्दुल रहमान कह रहे हैं मॉडरेट पेपर है। ठीक है अब्दुल रहमान, बात करते हैं इस पे। और बाकी लोग की क्या राय है। मोहम्मद साद मुकीम टेक्निकल डिफिकल्ट। ओके, पार्टिसिपेट करें, लेकिन जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। अली रजा कह रहे हैं जी डिफिकल्ट है जी। ओके, देखते हैं जी कितना डिफिकल्ट है। आईफोन कह रहे हैं जी अब ऑनलाइन की वजह से मुश्किल हो गया है। ये ऑनलाइन का क्या चक्कर है, से बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूशा कह रहे हैं डिफिकल्ट टू पास लेंदी फॉर्मूला ऑल्सो। डिफिकल्ट से यार मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, इस वजह से नहीं इख्तिलाफ करूंगा कि मैं टीचर हूं। मैं इस वक्त से इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसका अभी मैं एक चीज से प्रूव करूंगा कि ये इतना मुश्किल पेपर वाकई नहीं है। शाहिद हुसैन कह रहे हैं टेक्निकल है। दानियाल नकी कह रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड है, मगर दानियाल इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ थ्योरी ठीक ठाक आ रही है। ठीक है ना, तो खाली कैलकुलेशन बेस्ड अब नहीं रहा है। बदर कह रहे हैं लेंदी एंड डिफिकल्ट नहीं। बदर बात करते हैं डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी जरूर है। मोहम्मद तला कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल है और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात की तला, आहिस्ता आहिस्ता पेपर चेंज हो रहा है, उसमें मैं इसको देखना पड़ रहा है। अब्दुल वाजिद बंगश कह रहे हैं डिफिकल्ट पेपर विद रियलिस्टिक टेस्टिंग ऑफ डेवलपिंग ट्रेंड्स। बिल्कुल सही बात है, मगर डिफिकल्ट से मैं थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों इख्तिलाफ करूंगा, आपको प्रूफ दूंगा मैं। अटेम्प्ट करने में मुश्किल मसला हो रहा है, आईफोन कह रहे हैं जी। रमशा कह रहे हैं BFD ओपन बुक नहीं है। नहीं जी, ओपन बुक नहीं है BFD। पहले BFD में 3 किताबें ले जा सकते थे, हमारी किताबें लोग मजे से लेके जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेंदी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, नो स्टैंडर्ड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी बात की शावेज ने। शावेज आई लाइक योर कमेंट यार, आई लाइक योर कमेंट कि कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, मैं भी ये बातें लिखूंगा भी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ BFD में मैं ये बात करूंगा। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये मॉडरेट पेपर है, मैं इसको इजी नहीं कहूंगा। हाँ, मेरे लिए तो इजी है क्योंकि मैं तो सालों से पढ़ा रहा हूँ ना। कितना साल हो गया, 2014 से लेके 2024, 10 साल हो गए मुझे CA पढ़ाते हुए। BFD पढ़ाते हुए 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो कहूंगा आसान है, नहीं उस एंगल से आसान नहीं कहूंगा, मगर मैं फिर भी अभी आपको प्रूव करूंगा, डिफिकल्ट नहीं कहना चाहिए। थ्योरी आ रही है जी, बिल्कुल थ्योरी आ रही है। रमशा ओपन बुक के बगैर थ्योरी कैसे होगी, वो फिर आपको कवर कराएंगे ना बिल्कुल। शान रहमान कह रहे हैं मॉडरेट, टेक्निकल, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड रिक्वायर्ड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स। बहुत सारी बातें शान रहमान आपने एक मैसेज में कर दी, मैं आपकी मेजोरिटी बातों से बिल्कुल एग्री करता हूँ। सही कहा आपने, मॉडरेट पेपर है जी। मैं इसको नॉट डिफिकल्ट कहूंगा, नॉट डिफिकल्ट कहूंगा। क्यों, मैं भी इसका प्रूफ दूंगा आपको, बताता हूँ क्यों, अगले 2 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, मैथमेटिक्स किसी ने नहीं बोला, प्लस इंग्लिश, ये 2 स्किल ध्यान में रखिएगा।
कि मैथमेटिक्स यानी कि वो वाली मैथमेटिक्स नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वेक्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, प्रोबेबिलिटी वगैरह थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक अलजेब्रा और अरिथमेटिक पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। सर मेरी मैथ वीक थी, कोई बात नहीं, मैं आपका मैथ्स का टीचर भी हूँ, जहां जहां मैथ्स चाहिए वहां मैं आपको बताऊंगा पावर कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, और हर चीज के पीछे लॉजिक है, लॉजिकल बेसिस पे बात होगी। तो मैथमेटिकल स्किल्स जिसके बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, जिसके खराब है टेंशन की बात नहीं है, हमारे साथ रह के आपने उसको जितना आपको क्लास में बताया जाएगा उतना अपने आपको पॉलिश करना है। और बाकी मेरा नंबर तो आपके पास मौजूद ही है, वापस नोट कर लें, अगर किसी ने बाद में ज्वाइन किया कोई क्वेरी होती है कंफ्यूजन होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ए टाइम खुद इन्वॉल्व होते हैं। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है भाई, मगर आज तक की अभी तक जितने भी मेरा सीए का जर्नी रहा है, 19 साल टोटल टीचिंग को हो गए जी, जो मैंने आपको पीछे टाइमलाइन बताई, सीए को पढ़ाते हुए 10 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, डायरेक्ट ही क्वेरी में रिस्पॉन्ड करता हूँ। हमारे यहाँ टीए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो वो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो खैर मैथमेटिकल स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, इंग्लिश ये नहीं कि आपको कोई इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, कोई बर्लेट्स ज्वाइन करना है, आपको कोई कोर्स करना है, नहीं, नॉर्मल इंग्लिश आपकी जो है रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और वो आपको क्लास में बहुत ज्यादा आपके अंदर ये क्वालिटी क्रिएट भी की जाएगी कि रीडिंग को कैसे इंप्रूव करें। अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये लेंथी पेपर है, यस, कोर्स वाइज भी लेंथी है और पेपर भी लेंथी आता है। पेपर लेंथी आता है यानी कि एग्जाम में जो है वो टाइम कांस्टेंट आता है, लोगों को टाइम का मसला आता है, इसलिए क्या करना चाहिए इस पे हम डूज में बात करेंगे तो इसको देख लेंगे। मगर मॉडरेट पेपर है, ये आज पहले दिन बिठा लें, ठीक है जी। आईफोन साहब हम वालों को बोले सर 1 घंटा दे दें हमें, हम पौने 8 बजे खत्म कर देंगे, उनको बोले सर पौने 1 घंटा आप भले लेट सेटिंग कर लेना, मगर ये सेशन लाइव ही अटेंड करो, ये आपके जहन में बैठेगा इंशाल्लाह लाइव अटेंड करेंगे तो। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, जी बिल्कुल सही कहा किसी ने जी, प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, प्लस ऑप्टिमम यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, ये क्या चीज है, प्लस स्मार्ट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हवा नहीं बनाना है, कुछ हुई हैं चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जो मैं समझता हूँ इम्प्रूव हो जाएंगी, और हमें अपने एंड से कितना कवर करके जाना चाहिए इस पर बात की जाएगी। अच्छा उसके बाद यस थ्योरी भी आने लग गई है, थ्योरी एज वेल एज कैलकुलेशन, एंड एक लास्ट बात, नो प्रॉपर फॉर्म लाइक कॉन्स्टेंट यूजुअली, बट वी विल ट्राई टू क्रिएट एज पर अवर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे बना देंगे जो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कंसिस्टेंट ही रहेंगे, फॉर्मेट भले कंसिस्टेंट ना हो मगर हमारे कॉन्सेप्ट्स कंसिस्टेंट होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बीएफडी के बारे में। अच्छा बीएफडी का पासिंग परसेंटेज कितना था, कोई बता सकता है लास्ट टाइम, किसी को आइडिया है बीएफडी का पासिंग परसेंटेज कितना है? मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूँ कि पेपर मुश्किल क्यों नहीं है, इसका सबूत, पासिंग परसेंटेज किसी को याद है बीएफडी का? हाँ अभी टाइम कम है, उन्होंने एग्जामिनर को कमेंट दिखा था, तला करीब करीब है इसके, नहीं मुर्तजा नहीं, इससे कम है, हमादुल्ला इससे कम है, अभी पहले था, इससे पिछले टाइम में हमादुल्ला इतना था, नहीं रोहित चंदा ये जो है ना काफी कम है लड़के, लास्ट टाइम तो काफी खराब है, नहीं अब्दुल वाजिद बंगश इतना बुरा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, मुर्तजा नहीं अभी और कम करो, थोड़ा और कम करो, तुमने कम तो किया मगर इतना और कम करना पड़ेगा, अभी भी ज्यादा है। शान रहमान नहीं चंदा ये यूजुअल है, ये एवरेज है, पिछले अगर मैं 4 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट का देखूँ ना 4 सालों का, बल्कि एवरेज ये है, मगर पिछले अटेम्प्ट का ये नहीं था, पिछले टाइम मतलब मैं जून समर 24 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विंटर 24 का तो पता चलेगा जब एग्जामिनर कमेंट्स आएंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर शायद थोड़ा सा हल्का हाथ रखे सॉफ्टवेयर की वजह से, और पेपर भी काफी मुनासिब था। अच्छा समर 24 में जो है आप लोगों को किसी का भी आंसर सही नहीं है, 24% पासिंग परसेंटेज था बीएफडी। अच्छा विच वॉज द लोएस्ट इन ऑल सीफैप एंड एमएसए पेपर्स, यानी कि लॉ का भी इतना खराब पासिंग परसेंटेज नहीं था, लॉ का भी तकरीबन 30 के आसपास था, ठीक है ये, और ये मैंने बहुत अरसे बाद ये पासिंग परसेंटेज देखा, लास्ट टाइम ये 24% मैंने पासिंग परसेंटेज कब देखा था, लास्ट टाइम मैंने देखा था ये आई गेस ये विंटर 2020 के बाद समर 21 में मैंने देखा था ये 24% के आसपास, 24 या 25, आप देखें उसके दरमियान। अच्छा अब इसके बाद आपके दरमियान आपके पास कितनी अटेम्प्ट आएंगे, इसके बाद आपके पास आएंगे विंटर 23, समर 23, विंटर 22, समर 22, विंटर 21, आप देख रहे हैं कितनी अटेम्प्ट हैं, 1 2 3 4 5, इन अटेम्प्ट्स में जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 30 से 40 के दरमियान था। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर 30 से 40 के दरमियान रहा, या मैं अगर एवरेज की बात करूं, चलिए 30 से 35 कह लें आप, तो इनका जो एवरेज पासिंग परसेंटेज बना है ना, एवरेज, मैं एग्जैक्ट फिगर पे भी बात टाइम की कमी की वजह से नहीं कर रहा हूं ना, एग्जामिनर कमेंट जो है वो देख के एग्जैक्ट परसेंटेज भी लिखा जा सकता है, एवरेज पासिंग परसेंटेज जो बीएफडी का आ रहा है ना वो 33% आ रहा है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, दिल पे हाथ रख के, 33% बीएफडी जैसे पेपर में, सॉरी सीसैप जैसे पेपर में, क्या कहते हैं आप?
24-25 ही था हम अब्दुल्ला बिल्कुल लास्ट टाइम एग्जाम में कमेंट्स के हिसाब से। क्या कहते हैं आप, 33% बेरेबल है? अच्छा, मैं इस इंडस्ट्री को 10 साल से देख रहा हूँ ना, मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर परसेंटेज है यार। जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता था ना, मैक, आप माने या ना माने, तो मुझे पता है ना यार मैं किस तरह पढ़ाता था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता था पहले पास में, उसमें 5 से 10 5% पासिंग परसेंटेज होता था। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। लॉ का भी बहुत अरसे से जो है ना खराब परसेंटेज रहा है। और ये अच्छा, एक और बात मैं मजे की बताऊं कि इन इस तमाम दौरान एवरेज परसेंटेज यही रहा है। यानी कि आप देखें 3 साल बाद ऐसा हुआ है, 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि पासिंग परसेंटेज इतना ड्रॉप हुआ है 24 तक। और इससे पहले मैं आपको बताऊं विंटर 2021 में कितना था। मैं एक और भी बात, विंटर 2020 में कितना था, कोविड के बाद अटेम्प्ट हुई थी पहली। 49% रिजल्ट था। आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, 49% रिजल्ट। ये 9 है, 41 नहीं है। वो तो एग्जामिनर ने जाहिर सी तो पिछले अटेम्प्ट का गुस्सा निकाल दिया लोगों पे। पिछले अटेम्प्ट में ज्यादा बच्चे पास हुए थे तो उसने कहा चलो भाई थोड़ा सा इस बार जो है ना वो कटिंग कर दी जाए। मगर कहने का मतलब है कि यार आई पर्सनली बिलीव दिस बीएफटी पेपर इज मॉडरेट। आपको दो काम करने हैं। एक तो ये कि यार मतलब दो नहीं, एक ही काम करना है। मैं कहूँगा दो काम भी नहीं करने, एक ही काम करना है। एक काम, दो काम भी लोग कह लेते हैं। एक ये कि आपने पेपर के साथ इंसाफ करना है। और एक बात मैं आखिर में बोलता हूँ, मैं भी बता देता हूँ। दूसरा ये है कि हमें खाली इंसाफ नहीं करना, दुआ भी करनी है। ठीक है ना, खाली दुआ करके जाएंगे, इंसाफ नहीं करेंगे तो भी गलत गलत है ना यार। ठीक है ना, इंसाफ करके जाएंगे, दुआ नहीं करेंगे तो भी मैं समझता हूँ कि नहीं यार, दुआ में बड़ी ताकत होती है। तो खैर, तो पॉइंट ये है कि इस पेपर के आप इंसाफ कर लें प्लीज। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर नहीं रुकेगा, मेजोरिटी चांस है पेपर निकलेगा। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको बात। खैर, और ये मैं आपको आज की बात नहीं बता रहा, मैं आपको इतने सालों की ट्रेंड बता रहा हूँ कि परसेंटेज इज सपोर्टिंग यू। ये 15% 20% होता तो प्रॉब्लम होती। टैक्स के पासिंग परसेंटेज ऊपर नीचे होता है। आप टैक्स से टीचर से बात कर लीजिएगा, वो आपको यही बोलेंगे। लॉ का तो बहुत खराब चला था पहले, अब जाके कुछ बेहतर हुआ है। पिछली काफी टाइम से काफी खराब था। इसके अलावा आप उठा के देख लें, एफआर का काफी मुनासिब हो गया काफी सालों से, जब से वहाँ पे हमारे पुराने टीचर गए हैं, हमारे दोस्त वहाँ पे आई कैप में एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने काफी मॉडरेट किया पेपर को। वरना अगर मैं इसके अलावा और कौन सा पेपर है, ऑडिट ऊपर नीचे बहुत होता है। ऑडिट के टीचर से आप बात करें, वो आपको बताएंगे कि जी कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है पासिंग परसेंटेज, बट बीएफडी इज वेरी स्मूथ आई गेस। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि ये एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है जी, और क्या कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बस मैं यहाँ पे मैं बता दूं कि हमने डिफरेंस क्या किया है इस बार लेक्चर्स में। हमने ये कोशिश की है कि पहले हमारे लेक्चर्स जो है ना 215 घंटे के होते थे। ये मैं आपको इससे पिछले टाइम की बात कर रहा हूँ। 215 घंटे का ड्यूरेशन था हमारा। अब वो कम होके हमने लिया है, मतलब 180 आवर्स, 183 आवर्स पे लिया है। ऑलमोस्ट 20% डिक्रीज हो गया हमारा लेक्चर टाइम। कुछ हम इसमें से ले गए वो ऑप्शनल में। 20% ये नहीं था कि वो इरेलीवेंट है, वो 20% हमने जो रिड्यूस किया है, वो रिडक्शन जो हुआ है उसको हम ले गए ऑप्शनल वीडियोस में। यानी कि अगर किसी का बहुत टाइम है और किसी की अटेम्प्ट 1 साल बाद है, 6 महीने के बाद नहीं है, 1 साल बाद है, तो वो ऑप्शनल वीडियोस को भी देख ले। बट अगर किसी की 6 महीने बाद अटेम्प्ट है तो वो नॉर्मल लेक्चर से काम चला ले। अच्छा, इन लेक्चर्स में क्या क्या कवर है? इन लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट है, इन लेक्चर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बात कहानी खत्म नहीं होती। इन लेक्चर्स में आई क्या पास पेपर्स है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग हैं जो 2+2 4 टाइप के कॉन्सेप्चुअल होते हैं। फिर आई कैप पासवर्ड अलग है। फिर इसमें रीसेंट अटेम्प्ट सॉल्व हुई है, और रीसेंट अटेम्प्ट तो बल्कि आई कैप के सॉफ्टवेयर पे भी सॉल्व की गई, अच्छी खासी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है कि जी इसमें थ्योरी की कवरेज है, और इसमें सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस। आई कैप का जो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस है उसकी भी। अब आप मुझे बताएं, खुद सोचें ईमानदारी से, बताएं कि अगर इतनी सारी चीजें कराई जा रही हैं तो कोर्स ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ना यार। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ एक, मगर मैं करना नहीं चाहता। करना होता तो मैं पिछले टाइम में कर लेता कि मैं सिर्फ ये दो चीजें दे दूंगा आपको, ये 80-90 घंटे में हो जाएगा। पास पेपर नहीं कराता मैं आपको, और रीसेंट अटेम्प्ट भी नहीं कराता मैं आपको, और थ्योरी भी नहीं कराता आपको, और आईकेप की सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी नहीं कराता। तो फिर ये शायद 70-80 घंटे में हो जाएगा। मगर मसला ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आती जब तक मैं, क्योंकि मैंने यार करके देखा है। मैं पहले जब फिजिकल क्लास लेता था ना, तो कुछ क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में देता था, और फिर मैं कहता था यार ये वीकेंड पे करके ले आओ। वीकेंड पे तो खैर क्लास होती थी, मैं कहता था यार वीकेंड पे मैं क्लास हो गई, बल्कि अगली जो क्लास होगी ना उसमें 3-4 दिन बाद होगी, उसमें करके ले आना। कोई करके नहीं लाता था, 2-3 लोग करके आते थे। और एंड तक ये हुआ कि फिर मुझे वो सवाल वो जो इंपॉर्टेंट होते थे खुद कराने पड़ते थे। तो मैंने जब सोचा यार जब मुझे खुद ही कराने हैं तो मैं फिर क्यों बच्चों पे। अच्छा, वो उसकी वजह ये नहीं है कि यार मतलब बच्चे करना नहीं चाहते। मैं ये सारे स्टेजेस से गुजरा, मुझे ये बात पता है कि यार आप कभी करना भी चाहते हो। मुझे भी सर, मेरे टेक्स्ट के टीचर थे खास सर खालिद पेटी वाला साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आमीन। तो सर खालिद पेटी वाला साहब हमें होमवर्क देते थे, तो हम भी कहते थे कि सर हो जाएगा, अगली क्लास में हो जाएगा, बड़ी वादे करके जाते थे। और अगली क्लास में याद आता था, अरे यार होमवर्क तो खोल के भी नहीं देखा।
तो वो ऑब्वियसली आप काम में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रेशर चल रहे होते हैं घर में भी, जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा होता चीज़ों को रिवाइज करने का। तो इसलिए भी मैंने कहा कि यार ये चीज़ मैं खुद कराता हूँ। अब उसमें हुआ ये कि जब इतनी सारी चीज़ें करा दी गई तो ये कोर्स ड्यूरेशन जो है ना अब वो 183 आवर्स चला गया। अच्छा 183 आवर्स, एक उसका मतलब ये भी है कि यार आप ये ना करो कि 70-80 घंटे बचाने के चक्कर में अपना एफर्ट जो है वो आपका पहले 200 घंटे का लग गया, तो वो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी ना। तो प्लीज़, और एक चीज़ और ध्यान में रहे कि यार देखें, ये एक मुहावरतन बात कर रहा हूँ कि 180 डेज होते हैं अटेम्प्ट में, तो ये 180 दिन बचाने के लिए ना ये 183 आवर्स लगाए जा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? थोड़ी अजीब सी बात है, कुछ लोगों को बुरा भी लगती है ये बात कि यार खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इसमें कोई डंडी मारे हम और उससे हमारी अटेम्प्ट आगे बढ़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम ये 180 दिन बचाएं, यानी कि अगली अटेम्प्ट बचाएं, हम इसी अटेम्प्ट में पेपर पास करें, भले हमारे 183 आवर्स लग जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, दिन का एवरेज का 1.5-2 घंटा आता है। 1.5-2 घंटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना पेपर से एक दिन पहले लेक्चर कवर करो, लेक्चर से एक महीने पहले कवर करोगे, उसका पूरा प्लान मैंने शेयर किया। अच्छा इसका पूरा प्लान अवेलेबल है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका पूरा प्लान अवेलेबल है कि 180 आवर्स कैसे होंगे। ये पूरा प्लान अगर आपको नज़र आ रहा है, मेरे हाल से नहीं नज़र आ रहा, ये वन नोट पे जाना चाहिए हमें, वन नोट कहाँ है जी? तो ये पूरा प्लान आपके सामने आ गया है जी। इसमें पूरा डे वाइज प्लान है। अगर 11 दिसंबर आज से हम शुरू करते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, वेडनेसडे से, तो कितनी क्लासें लेनी है? हफ्ते में 5 क्लासें लेनी है आपने, ठीक है ना। तो ये देखें 5 लेक्चर्स हैं, अगर आप हफ्ते में लेते हो तो आपका सारा काम हो जाएगा। लेट से हम स्टार्ट करते हैं सैटरडे से, ठीक है, सैटरडे से स्टार्ट करते हैं या फ्राइडे से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्राइडे से हम स्टार्ट करें और अगले, जैसे कहते हैं ना, फ्राइडे से पहले तक, थर्सडे तक बल्कि, अच्छा यहाँ पहला वीक है तो शायद इसमें 6 हो गए, वरना आपको 5 लेक्चर नजर आएंगे। ठीक है, वेडनेसडे, वेडनेसडे का ट्रेडमार्क लगेगा। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। इस वीक में आप देखें तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन। संडे पे वीक खत्म हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अब अगले वीक पे आ जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। सही उसका हो गया। तो इस तरह 5-5 अगर आप लेक्चर लेते हो तो ये बहुत आसानी से, इसमें आपको सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी नजर आएगी, इसमें जो है वो आपको जो है ना MSA2 का क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, देखें सॉल्व किया हुआ, क्योंकि कुछ MS हमें लगता है MSA2 होना चाहिए तो हम MSA2 भी करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप उसको जो है वो गौर से देखेंगे ताकि गए गड़बड़ ना हो। ये पूरा पूरा प्लान मौजूद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसका फॉलोअप भी होता है हर महीने के एंड में। एक जो है ना हमारी तरफ से जाता है एक एडमिन का मैसेज कि भाई लेट से हमने कहा कि जी हमने आपका फॉलोअप किया 20 फरवरी को, तो हम कहेंगे 20 फरवरी को आपको 51 लेक्चर पे होना चाहिए। तो आपके कितने हुए? कम हुए होते हैं तो हम पूछते हैं क्यों नहीं हुए, कब तक हो जाएंगे। फिर हम उस पर, मेरा एक वॉइस नोट भी आता है, पर्सनलाइज वॉइस नोट होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जिसके ज़्यादा लेक्चर कवर होते हैं उसका डिफरेंट होगा, जिसके कम होंगे उसका जो है ना डिफरेंट होगा, जिसके मुनासिब होंगे उसको डिफरेंट होगा। तो ये पूरा आपके सामने प्लान मौजूद है, आप देख सकते हैं ये पूरा प्लान एंड तक जा रहा है जी। डे वाइज प्लान अवेलेबल है। कहाँ तक अवेलेबल है जी? 30 अप्रैल, पेपर से एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले सॉरी, आपका आसानी से कोर्स हो जाएगा अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं। ये प्लान एक्सेल पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं मैं जल्दी कवर कर लूँ, मेरे पास टाइम है, तो मैंने एक्सेल पे भी शेयर कर दिया, आप ये डेट चेंज कर लो। इसमें क्या क्या पुट करना है, इसमें कुछ चीज़ें मैंने पुट करके दे दी हैं आपको। ठीक है जी, क्या क्या पुट करके दे दिया, टारगेट डेट मैंने दे दिया है, टारगेट डे मैंने दे दिया है, कितनी मिनट की वीडियो है, कितने आवर्स की वीडियो है, सब बता दिया गया है। आपने ये फिल करना है किस डेट को कवर किया। लेट से आप कहते हो मैंने 8 जनवरी को कवर किया, लेट से 8 जनवरी, सॉरी सॉरी, 10 जनवरी को कवर किया लेट से, तो हम कहेंगे कि जी डिफरेंस कितना है, एक दिन का डेफिसिट आ गया माइनस में। आप कहते हो नहीं यार ये मैंने वीडियो जो है ना वो 10 जनवरी को तो किया था, मैंने आगे जाके मैंने थोड़ा अपने आपको कम बैक किया, 15 जनवरी की जगह मैंने ये सारा का सारा 12 जनवरी को कर लिया, तो ये +3 हो जाएगा, यानी कि आप आगे चल रहे हो। तो ये एक पूरी चेकलिस्ट टाइप की आपके लिए बना के दे दी गई है, शेयर कर दी गई है। फर्स्ट डे पोर्टल पे भी अवेलेबल है, हमारे ग्रुप से भी अवेलेबल है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप में भी अवेलेबल है, पब्लिक ग्रुप में भी अवेलेबल है। और अगर कोई मिसाल के तौर पे खुद से काम करे तो भी इस तरह का प्लान बनाए। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो हमने ये किया, दूसरा एक लोगों को शिकायत होती थी कि सर वीडियो 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की होती है, एक साथ नहीं देखी जाती, तो हमने वीडियो ड्यूरेशन को भी अलहमदिल्ला छोटा कर दिया है। अब जो वीडियो ड्यूरेशन है हमारा, एक वीडियो जो होगा वो आपको जो है वो 65 मिनट से ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आएगा। वीडियो ड्यूरेशन जो है वो 65 मिनट्स के अंदर अंदर ही होगा। पहले जैसे 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियोज हम एक साथ डाल लिया करते थे, तो वो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करना है, इस पे बिल्कुल बात होगी। अच्छा कि वो यार डूज कुछ हम करके जाएंगे ना तो पेपर में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, पेपर के टॉपिक्स पे आ जाते हैं जरा जल्दी से। अच्छा, ये ग्रिड है, ये मेन टॉपिक्स है, एक, दो, ठीक है जी, ये दो मेन टॉपिक्स हैं, उसी के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। और ये पुराना ग्रिड था, पुराना स्कीम जो थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है, ये उससे रिलेटेड था।
इसे रेफरेंस के तौर पे रखा हुआ है। ये पुरानी ग्रिड थी, ठीक है, और ये नई ग्रिड है। अच्छा, ग्रिड का मसला आप पहली क्लास में सुन लें। वैसे चार मेन टॉपिक्स हैं बीएमडी और पांचों मिसलेनियस है। मेन टॉपिक्स कौन से? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कितने लोगों ने कैफ सिक्स पढ़ा हुआ है? एमएफए। क्योंकि मुझे ये भी मैपिंग करानी है कितना कैफ सिक्स से ये एडवांस है और कितना कैफ सिक्स के अंदर अंदर है। पढ़ा हुआ है सबने कैफ सिक्स एमएफए? तो पढ़ा होगा ना मेजोरिटी, अब आप लोग जो आ रहे हो तो उसी स्कीम से आ रहे हो। तो उसमें एक टॉपिक होता था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। मगर ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के भी एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब समझते हैं कि इसमें खाली एनपीवी कैलकुलेट करने को नहीं आती है। इसमें खाली एनपीवी कैलकुलेट करने को नहीं आती है। वो नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं भी पढ़ा हुआ, सॉरी कैफ सिक्स नहीं भी पढ़ा हुआ, तो कोई मसला नहीं है, फिर आपने पुराना कॉस्टिंग पढ़ा होगा। वरना मैं तो जीरो से स्टार्ट करूंगा। हमारी अप्रोच ये है कि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं अप्रोच पे आ रहा हूँ ना, तो वो टेंशन की बात नहीं है। खैर, तो कहने का मतलब है ये इसका एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ मजीद टॉपिक होंगे जो आपने कैफ सिक्स में नहीं पढ़े होंगे, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो भी इसी के अंडर आता है। वो कैफ सिक्स में नहीं था। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन वो वहां पे नहीं था। लीज और बोरो डिसीजन वो वहां पे नहीं था। कैपिटल राशनिंग वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। मल्टीवेरिएट कैपिटल राशनिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये एरिया समझे एक मेन हेड है बीएफडी का, जो कि यहाँ पे बिजनेस अप्रेजल के तौर पे लिखा हुआ है ग्रिड में। वेल एंड गुड, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास एक एरिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वैक। हाँ जी, अगेन जो लोग मैनेजमेंट कैप सिक्स एमएफए पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि वैक का पूरा टॉपिक है। मगर अगेन इसका भी एडवांस वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। अनगियर रीगियर एसिड बीटा कैसे आता है, एसिड बीटा क्या होता है, ठीक है, अनगियर क्यों करते हैं, रीगियर क्यों करते हैं, ये बातें। फिर उसके अलावा पोर्टफोलियो थ्योरी एक टॉपिक होता है। फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। हमारे पास 10 कंपनियों के शेयर हमने लेके रख लिए, किस कंपनी के शेयर रखने हैं, किसके बेच देने हैं, वो सारी की सारी वर्किंग होती है। फिर एक चीज होती थी बीटा। बीटा का नाम सुना है आपने? बीटा बीटा वो फॉर्मूले में होता था ना, केई के फॉर्मूले में। जिन्होंने एमएफए पढ़ा हुआ है कैफ सिक्स उनको याद होगा, बीटा एक नाम की चीज होती थी। उस बीटा की वर्किंग कभी एग्जामिनर ने आपसे नहीं कराई। वो बीटा कभी भी आपसे एग्जामिनर ने नहीं कहा कैलकुलेट करो। इस बीएफडी के अंदर आप सीखोगे। तो मैं अगर कहूँ इन्वेस्टमेंट बेस आपने जो कैफ सिक्स में पढ़ा है ना, वो 20 से 25% है। सीरियसली स्पीक, 25 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 20% कहूँगा। यानी कि 20% सिर्फ वो है जो आपने कैफ सिक्स में पढ़ा है, और 80% वो है जो आप मजीद पढ़ोगे। तो कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो कैफ सिक्स में बहुत चीता था, इस सवाल में मेरे फुल मार्क्स आते थे, भैया आप वो अब कैफ सिक्स के लेवल को भूल जाइए। अब यहाँ पे आपका एक डिफरेंट लेवल होगा, आप बीएफडी के लेवल पे आ गए, ठीक है। तो अब आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप बिल्कुल वो बेसिक उसी फॉर्मेट के सवाल जैसे पहले पूछते थे वैसे पूछेगा, ऐसा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सेम फॉर कॉस्ट एंड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल। इसके अंदर मजीद टॉपिक्स आएंगे, मैं आगे आके इसकी डिटेल बताऊंगा। फिर आता है मर्जर एंड इक्वेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं था कैफ सिक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स ये थोड़ा सा था कैफ सिक्स में। यस, हम कह सकते हैं कि काफी बेसिक्स हमें बन जाती है। अच्छा, ये चार मेन टॉपिक्स हैं बीएल, इनको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये चार मेन टॉपिक्स हैं बीएल, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, ग्रिड को देखें। ग्रिड में ये यहाँ लिखने का मकसद ये था, सिर्फ एक ग्रिड चीज ऐसी है ग्रिड में जो बड़ी वादे है, ये फॉरेक्स वाला है। ये देखें ग्रिड से मैच हो रहा है, ये ग्रिड से मैच हो रहा है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो बाकी ग्रिड है ना, हमारी बाकी जो ग्रिड है, ये दोनों ग्रिड ओवरलैप हो रही है। इन दोनों में क्या हो रहा है, ये तीनों टॉपिक आ रहे हैं। यानी कि कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट बेजल का वो यहाँ भी फॉल करेगा, कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट बेजल का यहाँ भी फॉल करेगा। तो ग्रिड इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो आप आज सिर्फ इतनी समझ लें। अच्छा, अभी मेरी इससे बात हुई है कि पुरानी स्कीम हो जाएगी अभी। जो लोग नई स्कीम में एजुकेशन कमेटी में इस पर काम करें, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने हमसे कहा है मोस्ट प्रॉब्ली वो कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई चीज़ जाहिर सी है ऑफिशियल नहीं है तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उनका ये कहना है जो पुरानी ग्रिड थी वो काफ़ी बेहतर थी। पुरानी ग्रिड में क्या था कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अलग एरिया था। पुरानी ग्रिड को अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपको अलग नजर आएगा, वैल्यूएशन आपको अलग नजर आएगा, फॉरेक्स में आपको अलग नजर आएगा, और बैक इसी के अंदर आएगा। तो वैल्यूएशन उसके अंदर अलग से एक सेगमेंट मौजूद था जो कि नई ग्रेड में नहीं है। नई ग्रेड में उन्होंने उसको मर्ज कर दिया, ऊपर नीचे कुछ इधर डाल दिया कुछ इधर डाल दिया। तो कहने का मतलब है दिस ग्रेड इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। प्रीवियस ग्रेड वॉज अप्रोप्रिएट एंड वी आर वेरी मच होपफुल जो नई स्कीम में ग्रेड आएगी, वो जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि नहीं यार इंशाल्लाह बहुत बेहतर ग्रेड बनाएंगे, इस ग्रेड को वही फॉलो करेंगे, ये ग्रेड इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। तो ग्रेड का मसला नहीं है। मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ये चार मेन टॉपिक्स हैं। और पांचवें नंबर में मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसका लास्ट टाइम सवाल भी आया, लास्ट से लास्ट टाइम भी आया था। और कुछ और टॉपिक भी आ जाते हैं, डिविडेंड थ्योरी वगैरह, जो कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों बेस्ड होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल, पेपर ऑनलाइन हो गया तो क्या चेंज करें? एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं वो ये कि क्या फिजिकल रजिस्टर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। आप लोग की क्या राय है? पेपर अब हमारा ऑनलाइन हो गया है तो फिजिकल रजिस्टर बनाया जाए या ना बनाया जाए, यस और नो? वोटिंग करें प्लीज।
वोटिंग का वक्त शुरू हो जाता है, यस और नो में जवाब दें, कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी वोट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपना ओपिनियन, अपना फैसला बाद में बताऊंगा। फॉर्म 47 बाद में आएगा, अभी आप फॉर्म 45 फिल करें। मजाक कर रहा हूँ यार, सॉरी, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई पर्सनली बिलीव ये बड़ा मसला था। खैर, बड़ा दुख था मुझे उस बात का, बट एक बात ध्यान में आई तो मैंने कहा मैं आपसे कर दूं जी। क्या आ रहे हैं इलेक्शन के नताइज? यस आ रहा है जी, यस आ रहा है, यस आ रहा है, यस आ रहा है। दानिया नकी नो कह रहे हैं, बदर नो कह रहे हैं। ठीक है जी, तला पॉलिसी तला कह रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी पुरानी बात होगी। मुर्तजा कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग ऑन कैलकुलेटेड, ठीक है, लिंक विद थ्योरी। यस यस, सिलेबस तो सेम ही रहेगा आई थिंक, वो तो सही है। यस नो, नो यस 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 यस, रेफरेंस पर्पस यस नो, यस नेसेसरी, रिवीजन चाहिए वेरी हेल्पफुल, यस यस नो नो। फॉर्म 45 के रिजल्ट और मेरे रिजल्ट तकरीबन सेम ही है, चले ठीक है। लास्ट वीक में कॉन्सेप्ट स्कैन करने के लिए, ठीक है सर, आई एग्री, ओके यस और नो। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें। मैं ये कहूंगा कि रजिस्टर के साथ अब बिग यस। वाट? क्यों? ऐसा क्या है रजिस्टर में? ऐसा क्या है रजिस्टर में? हाँ, ऐसा क्या है रजिस्टर में? रजिस्टर के तीन फायदे सुन लें कम अज कम, कम अज कम। पहला फायदा, पहला फायदा यार, मुझे एक बात बताएं, बचपन से आपने, बचपन से, मैं मैट्रिक इंटर की बात भी कर लूँ, चले मैट्रिक इंटर को छोड़ दें, आप बी कॉम एफ पी एफ सी को भी छोड़ दें, आप कैफ पे आए, कैफ था ना पिछला वाला, या सीफे पे भी आ जाएं चले। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी, आपने डायरेक्ट कंप्यूटर पे नोटिंग की है या रजिस्टर बनाए या नोटबुक बनाई है? स्कूल टाइम से आप देखें ना अपने आप को, स्कूल कॉलेज, सीए का इंस्टीट्यूट, सीए का एएफसी पीआरसी जो भी बोलो, क्या बोलो, क्या किया आपने? आपने रजिस्टर बना के काम किया, मानो या ना मानो, ऐसा ही है ना भाई। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने डायरेक्ट जो है वो स्कूल से ही जो है वो कंप्यूटर पे अपना जो क्या कहते हैं उसे टैबलेट पे सारी रिकॉर्डिंग की, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपका जो रजिस्टर है ना वो आपके स्टडी पैटर्न से अलाइन है। तो आपका स्टडी पैटर्न अलाइन रहेगा कि आपको पता होगा कि यार मुझे क्या बात नोट करनी है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत खूबसूरत रजिस्टर बनाते हैं। खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि फूल पत्तियां बनी होती हैं और जो है ना फूल पत्तियों के साथ जो है वो कुछ डेकोरेशन हुई होती है, नहीं। अच्छा रजिस्टर बनाते हैं मतलब ये कि वो बात भी रिकॉर्ड करते हैं जो सर बताते हैं, ठीक है, जो आपका टीचर बताता है, वो बात भी रिकॉर्ड करते हैं जो उनको एक्स्ट्रा समझ आती है, वो बात भी रिकॉर्ड करते हैं जो वो गलती कर रहे होते हैं। बीएफडी में आज मुझे बहुत खुशी हुई, एक बच्चे ने मुझे बोला, वो ऑफिस आया हुआ था, मेरी फर्म आया हुआ था किताब पिक करने के लिए, तो हमारी किताब जो पिक होती है वो हमारी फर्म से होती है। तो उससे हाय हेलो हुई, तो उसने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की। उसने बोला सर मैं क्या करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के, और मैं ये बात आपको आज बोल रहा हूँ पहले दिन, ये बात मैं अभी आगे डूज में भी बोलूंगा। उसने बोला सर मैं, आप जब सवाल कराते ना तो मैं रोक लेता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को, और फिर खुद सॉल्व करता हूँ, जैसे आप लेक्चर में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जहाँ आप बोलते हैं ना कि यार अभी आप खुद ट्राई करो। मैं लाइव क्लास में, उसमें लेक्चर में बहुत जगह बोलता हूँ, हर लेक्चर में बहुत जगह बोलूंगा यार ये जरा वीडियो पॉज करो और जरा खुद ट्राई करो, फिर जरा वीडियो पॉज करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। तो बोलते हैं जब मैं खुद सॉल्व करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसमें फायदा क्या होता है, कुछ अच्छे बच्चे रजिस्टर में क्या करते हैं कि अगर उन्होंने खुद सॉल्व किया और बाद में मेरा आंसर और उनका आंसर डिफरेंट हो गया और उन्होंने कोई गलती की थी, वो उस गलती को भी नोट करते हैं। इसको मैं कहता हूँ इशू लॉग, इसको मैं कहता हूँ मिस्टेक लॉग। जो लोग जो है क्या कहते हैं मुझसे पढ़ते हैं उनसे पूछे, मिस्टेक लॉग में मेरा बड़ा फोकस होता है। तो कहने का मतलब है कि रजिस्टर आपके स्टडी पैटर्न से अलाइन है, तो मैं नहीं चाहता आप स्टडी पैटर्न चेंज करें। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये कि वर्किंग अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। यार एक्सेल का मसला ये है कि F2 F3, सही है ना, C21 F28 L22, सही है ना, M119, यार ये जो है ना मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लमेटिक कर जाएगा जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखेंगे। वो एक्सेल की शीट समझना मुश्किल होगा। ठीक है क्लाइंट पे वर्किंग सारी एक्सेल पे होती है, आई अप्रिशिएट, बट द पॉइंट इज यार जो वर्किंग साफ सुथरे तरीके से हुई भी होती है ना, और आपको, आप मेरा देखोगे मेरे सोल्यूशन ऐसा नहीं होता बस सोल्यूशन छाप दिया, नहीं, हर चीज की प्रॉपर वर्किंग करवाता हूं मैं ताकि आपको जब रिवाइज करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो वर्किंग अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। ठीक है, एक्सेल में मैं समझता हूँ अनफ्रेंडली होती है वर्किंग। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं आखिरी हफ्ते, सर अब क्या करें, सब कुछ कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, पास पेपर भी कर लिया, मिस्टेक लॉग भी बना लिया, अब मैं क्या करूँ? या आखिरी दिन मैसेज करते हैं सर मेरा एफएफआर का पेपर हो गया आज, अब मेरा कल बीएफडी है या परसों बीएफडी है, अभी इस बार गैप था वरना अक्सर एफएफआर के बाद बीएफडी होता है, सर मैं क्या करूं, मेरे पास 3 घंटे हैं 4 घंटे, मुझे सोना भी है उसमें और मुझे जो है ना बीएफडी की रिवीजन भी करनी है। तो मैं कहता हूँ यार अब कुछ भी ना करो, एक काम करो, वो है अपना रजिस्टर को रिवाइज करो। आप मुझे कहते हो सर आपने टेस्ट रख लिया, मुझे तो रिवीजन ही नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं 2 दिन में कैसे रिवाइज करूंगा आपके टेस्ट का? मैं कहता हूँ रजिस्टर पड़ा है, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। तो रजिस्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन पर्पज, रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपकी अपनी हैंडराइटिंग होती है, आपका अपना डॉक्यूमेंट होता है।
रिवाइज करना बहुत आसान होता है, फ्रेंडली लगता है आपको। तो प्लीज ये तीन बातों की, जैसे मैं कहूँगा फिजिकल लिस्ट में नहीं जाएगा सर, ये तो आप डबल काम करवा रहे हैं। मैं डबल काम नहीं करवा रहा, मैं आपसे कह ही नहीं रहा एक्सेल पे अलग से मेंटेन करें। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम का सॉफ्टवेयर एक्सेल नहीं है। जिन लोगों ने पेपर दिया आप उनसे फीडबैक लीजिएगा, एक्सेल अलग है वहां पे। और आरटीएफ कह लें, रिच टेक्स्ट एडिटर कहते हैं उसको, आरटीई कह लें, जो भी कह लें, या वर्ड वाला डॉक्यूमेंट कह लें, मैं उसको वर्ड एरिया कहता हूँ समझाने के लिए, भाई वो अलग है। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आया कि जो लोगों ने रजिस्टर नहीं बनाया था और एक्सेल पे काम किया था, उन स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम ये आया कि जब वो साइकेप के सॉफ्टवेयर पे गए तो वो एक्सेल नहीं है, एक्सेल जैसा है, सिमिलर टू एक्सेल है, सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सब एक्सेल यूज करते हैं यार, आप मुझे बताएं अगर F2 ना चले तो आपका क्या होगा एक्सेल पे? F2 देखते हैं ना, F2 फंक्शन की में जो F2 होता है वो क्या करता है, वो एडिट करता है। आईकैप के सॉफ्टवेयर में F2 नहीं चलता भाई, नहीं चलता, मर्जी, रूल है उनका भाई, क्या कर सकते, नहीं लड़ नहीं सकते भाई, लड़ नहीं सकते। ठीक है, एक मिनट अजान हो रही है, एक मिनट, हम एक मिनट अजान हो रही है, रुकते हैं, जाना कहीं नहीं है प्लीज, एक मिनट रुकेंगे, अजान हो रही है। अच्छा जी, तो ये हमने बात कर ली कि भाई थोड़ा सा ना हमने ख्याल करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। और हमारे लेक्चर में भी सॉफ्टवेयर कवरेज हुई हुई है, और रिसेंट मैंने आपको बताया वो भी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुई हुई है, और मैं आपको अपने सोल्यूशन भी दिखाऊंगा कि जो मैंने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि रजिस्टर को ना छोड़ें प्लीज़, रजिस्टर ये एक बहुत ही एक सिंसियर एडवाइस है, भले आप हमसे पढ़ें नहीं पढ़ें वो कोई मसला नहीं, आप कोई भी काम करें, मगर आप प्लीज़ रजिस्टर नहीं छोड़ें। अच्छा, ये क्या है जी, ओरिजिनल से ये बात बिल्कुल आईकैप से कही थी मैंने, जब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। मैं MSc2 पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो MSc2 में पहले अप्लाई हो गया था सॉफ्टवेयर, सबसे पहले MSc2 MSc1 में हुआ, फिर CFAP 3 में हुआ, फिर ये टैक्स और मतलब CFAP 3 टैक्स लॉ में उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद ये BFD में आया। तो मैंने पहले मेल की थी आईकैप को कि यार ऐसा ना करें, इसमें बहुत उस वक्त पहले और ज़्यादा इशूज थे, अभी तो कुछ इशूज उन्होंने सॉर्ट आउट किए, मगर अभी भी आई थिंक मैनी इशूज नीड्स टू बी फिक्स्ड स्टिल। बट पहले तो बहुत ज़्यादा लिस्ट, मैंने मैंने लंबी चौड़ी लिस्ट बना के आईकैप को मेल किया था। ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, जब ये फर्स्ट टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर आ रहा था MSAs के लिए, और मुझे वहाँ पे MSA के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फिक्र थी। तो खैर उसमें ये बात भी की थी कि भाई एक्सेल आप कंसिडर कर लें, मगर वो उनका कोई आई थिंक लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ACCA में बहरहाल ऐसा होता है कि एक्सेल वाली कैलकुलेशन जो है वो एज इट इज एग्जामिनर के पास चली जाती है, उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको सॉफ्टवेयर का मसला ये है कि एक्सेल पे पहले आप सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप कॉपी करके वर्ड पे लेके जाते हैं। तो मैंने जो आप सोल्यूशन कराए तो बहुत सारी जगहों में ये भी कहा था कि यार एक्सेल जहाँ पे जरूरत पड़े सिर्फ वो करना, क्योंकि मेन आपका डॉक्यूमेंट मेन एरिया ये है। अगर खुदा ना खास्ता लोगों के साथ हुआ है कि लोगों ने जो है ना वो एक्सेल पे सारा काम कर लिया, और वर्ड पे कॉपी पेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, या कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कोई वजह हो गई, टेक्निकल ग्लिच आ गया और टाइम खत्म हो गया, तो वो फिर आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेन एरिया है। तो मैं जब भी आप मेरा सवाल भी देखेंगे मैं सॉल्व कराऊंगा, तो मैं स्टार्ट ही कहाँ से करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा इस वाले एरिया से, ऊपर वाले एरिया से। मैं सवाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर जरूरत पड़ती है एक्सेल पे जाता हूँ, फिर उसको कॉपी करके फॉरन पेस्ट कर लेता हूँ, फिर वापस सवाल यहीं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं कम डिपेंडेंसी पे रखता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एक सोचा होता है कि नहीं यार हमारी जो है ना क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सेल पे करके एंड में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं वो मुनासिब नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस होगी हसन, सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ है। ये देखें जी, सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस एक यहाँ पे लेक्चर्स के दौरान भी आपको नजर आएगी। ये देखें, आईकैप सॉफ्टवेयर में 7 से ही आईकैप सॉफ्टवेयर नजर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे लेक्चर्स के अंदर भी ये बिल्ट इन है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें ये भी आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है, देख रहे हैं आप? एक मिनट, मेरे ख्याल से स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर हुई भी है ना, बिल्कुल। इसके बाद आप और आगे चलें तो जो है और भी यहाँ पे कुछ वैक वगैरह की चीज़ें भी मैंने सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कराई हैं। तो ये तो सबको छोड़ें, ये सारा तो चलता रहेगा। उसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन है ना, कौन से रीसेंट अटेम्प्ट के, ये आप देखें मैंने पूरा रीसेंट अटेम्प्ट डाला हुआ है। ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आई के सॉफ्टवेयर, ये अलग सेगमेंट है हमारे लेक्चर्स में, ऊपर अलग चल रहा था। फिर ये समर 2023 पूरा आई के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है। फिर विंटर 2023 पूरा आई के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ हुआ है। फिर उसके बाद समर 2024 पूरा आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व हुआ है। तो आईकैप के सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस तो मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न है, इसलिए मैंने पहले से ही करानी शुरू कर दी थी। कैलकुलेटर से बिल्कुल करना चाहिए सलमान, ये मेरा आखिरी जो लोगों का मैसेज था, या सेकंड लास्ट मैसेज था, जो टिप्स वाला एक मैंने ग्रुप बनाया होता है कि पेपर वाले दिन तक मैं बच्चों से राब्ते में रहता हूँ, तो मैंने उसमें लास्ट सेकंड लास्ट मैसेज यही किया था कि आपका कैलकुलेटर आपसे कोई छीन नहीं रहा, बहुत सारी चीजें आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करनी चाहिए जैसे आप यूजुअली करते हैं। तो जिन लोगों के रजिस्टर अप्रोच होगी ना, उनको मुझे लगता है कि ज्यादा, मैं समझता हूँ नहीं होगी प्रॉब्लम। जो लोग एक्सेल से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यूज टू थे, उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहां पे एक्सेल ने जो है ना काफी प्रॉब्लम की। एक्सेल के एक तो फंक्शन नहीं चले, और फिर कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हुई। तो खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस हमने करनी है, मगर सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस हम बिल्कुल करेंगे, मगर
रजिस्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस के लिए बेस्ट टाइम है लास्ट 1.5 मंथ्स, ठीक है, लास्ट 5.5 मंथ। एंड ड्यूरिंग लेक्चर जो सॉफ्टवेयर में आएगा वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर पे ही करोगे, वो फिर आप रजिस्टर की बजाय सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करोगे, जो ड्यूरिंग लेक्चर में आपको सॉफ्टवेयर पे कराऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम में बिल्कुल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं जी, कोई मसला ही नहीं। मैंने यही बात एग्जैक्टली बोली कि भाई कैलकुलेटर कोई छीनेगा नहीं, आप ले जा सकते हो। जब बीएफडी कोर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी, और फिर हम जो है क्या कहते हैं आगे लेके चलते हैं अप्रोच पे। क्विकली क्विकली चलेंगे, टाइम कम है, 7:45 पे हम एंड कर देंगे। ईशा की नमाज 7:45 पे एक जगह पे, तो मैं चाहूंगा उससे पहले पहले खत्म हो जाए। अच्छा, बीएफडी के बारे में मैं एक चीज बता दूं कि यार ये बड़ा प्रैक्टिकल पेपर है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक और चीज ये कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए हैं तो रजिस्टर कहीं नहीं जा रहा, ये बात हो गई। सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस हमने करनी है, बिल्कुल करनी है। सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग लेक्चर हो जाएगी इंशाल्लाह, वो मैंने आपको दिखा दी शीट में, हमारे लेक्चर के दौरान आ रहे हैं। प्लस आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी 1.5 मंथ बिफोर एग्जाम्स। ये आप करोगे अपनी प्रैक्टिस, जो मैंने करानी है वो तो आप मेरे साथ करते रहोगे, ये आप बिफोर एग्जाम्स करो। तो एक और बहुत ज़्यादा फोकस ध्यान में रखना है हमने कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें थ्योरी की ज़्यादा आने के चांसेस अब मजीद रहेंगे। मोर थ्योरी, इस बार भी पेपर में थ्योरी आई है ठीक ठाक। तो तीसरी बात ये है कि एक तो फिजिकल बेस पे फिर भी बनाया जाएगा, दूसरी बात ये सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस आपने लेक्चर के दौरान करनी है और 1.5 मंथ्स बिफोर एग्जाम स्टार्ट करनी है। मोर फोकस ऑन थ्योरी। तो थ्योरी के लिए मेरे हैंडआउट मौजूद हैं, थ्योरी के लिए मेरे नोट्स मौजूद हैं, थ्योरी के लिए मैंने ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है। थ्योरी के लिए मैंने पहले से बोला हुआ है कि दूसरे बोर्ड में थ्योरी 50-50% तक आ रही है 100 में से। आपके यहाँ आई कैप ने अभी 35-40 पे रोका हुआ है, मगर मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी कि कभी आई कैप 50 मार्क की थ्योरी पूछे और 50 मार्क की कैलकुलेशन पूछे। मुझे कभी कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि दूसरे बोर्ड में ऐसा हो रहा है। तो प्लीज ये ध्यान में रखे जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे किसी का कमेंट पढ़ा था, किसी ने कहा था कि जी ये तो कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है। नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड पेपर नहीं है, अब ये मिक्स पेपर है। और एमएससी 2 खत्म होने के बाद, ये मैं आपको आज में एक बात कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कहीं, नोट कर लीजिएगा कि बीएफडी का कुछ एरिया एमएससी 2 में था, और एमएससी 2 जब खत्म होगा आगे जाके तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी का फोकस और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो एमएससी 2 में पूछी जाती थी वो अब हो सकता है बीएफडी में पूछे। अच्छा, एक सवाल ये आया था कि जी क्या बीएफडी नई स्कीम में चेंज हो रहा है, इसका जवाब भी मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि बीएफडी नई स्कीम में चेंज नहीं हो रहा। जो एग्जाम कमेटी के लोग हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी बहुत मेजर चेंज नहीं है, नाम बिल्कुल चेंज हो गया है बीएफडी का, बिल्कुल सही बात है, नई स्कीम में, मगर अंदर से कंटेंट जो है चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बीएफडी कोई ऐसा नहीं है ना कोई स्टैंडर्ड हो, कोई लॉ के चेंज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी की अटेम्प्ट दिसंबर 25 है या जून 26 है, वैसे तो पता नहीं नई स्कीम जून 26 में आ रही है या दिसंबर 25 से एप्लीकेबल है। इनकेस अगर दिसंबर 25 से भी एप्लीकेबल हो जाती है और अगर कोई कंटेंट एक्स्ट्रा होता है तो वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जरा बात करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखें, बीएफडी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्टेड है। आप अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट की, लेट से एंग्रो ने कोलपर्स लॉन्च किया था बहुत पहले, ठीक है, ये मैं लेक्चर के दौरान भी एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने चाह रहा हूँ यहाँ भी मैं कर दूँ आपसे बात। तो अगर ऑलपर्स लॉन्च किया एंग्रो ने तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट की जाए नहीं की जाए, हाँ, इसमें कितने पैसे लगेंगे, इससे कितने रिटर्न आएंगे, कितने साल का है, तो ये सारा का सारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अभी आपने लेटेस्ट एक न्यूज सुनी, टेलीनॉर को किसने एक्वायर किया, जवाब देंगे? स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस करके कोई नाम आया जी, रमशा। हाँ, किसने एक्वायर किया है टेलीनॉर को? बिल्कुल सही है जी, पीटीसीएल ने। पीटीसीएल कह लें, यूफोन वाला ग्रुप हो गया ना। अब ये भी क्या है, एक तरह से देखा जाए तो, ये भी देखा जाए तो क्या एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो ये भी इसी तरह कुछ टाइम से पहले मर्जर इक्वेशन, ये पहले मैंने एग्जांपल दी थी जैद और वारिस की, तो ये एक टॉपिक है मर्जर इक्वेशन, ये वहां से कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा। अच्छा, एक और एक सवाल आता है, गाड़ी मुझे बताएं जल्दी रिप्लेस करनी चाहिए या देर से रिप्लेस करनी चाहिए? एक बंदे के पास एसेट है, गाड़ी है, जल्दी रिप्लेस कर ले यानी कि हर 2-2 साल बाद गाड़ी चेंज करे, या हर 8-8 10-10 साल बाद गाड़ी चेंज करे? क्या लगता है आपको? एक सवाल है ऐसे, ये बीएफडी का सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। 2 साल में गाड़ी चेंज करने का क्या फायदा है और 10 साल में गाड़ी चेंज करने का क्या फायदा है? हाँ, ये बिल्कुल इस तरह है कि आप अगर हर 2 महीने बाद मोबाइल चेंज कर सकते हो, अगर हर 2 महीने में मोबाइल चेंज करोगे तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा रीसेल अच्छी मिलेगी, ऐसा ही है। अगर हर 2 महीने बाद या हर 6 महीने में मोबाइल चेंज करोगे आप, या हर 2 साल बाद गोल्डा गाड़ी चेंज करेगा, तो क्या मैं कहता हूँ रीसेल अच्छी बनेगी, मिलेगी। रीसेल मतलब ये कि ज्यादा महंगा बिकेगा। मगर नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि यार इतने बड़े पैसे अच्छा, एक और फायदा भी होगा कि रिपेयर कॉस्ट कम आएगी। चीज ज्यादा पुरानी नहीं हुई ना तो ज्यादा आपको तंग नहीं करेगी, रिपेयर कॉस्ट भी कम आएगी। मगर नुकसान ये होगा कि यार हर 2 साल बाद गाड़ी के लिए इतने ज्यादा पैसे अरेंज करना, हर 6 महीने में मोबाइल के लिए इतना, मोबाइल इतने महंगे हो गए। तो वो एक मसला है ना, वो एक आउटफ्लो है बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब है एक टॉपिक है हमारा एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि भाई एसेट को कब रिप्लेस करें, ये प्रैक्टिकल डायलेमा है, ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं। तो दिस इज ऑल्सो बीएफडी। फिर टैक्सेस, आपको पता है हमारे मुल्क में इनकम टैक्स भी लगता है, सेल टैक्स भी लगता है,
विद होल्डिंग टैक्स भी लगता है, टर्नओवर टैक्स भी लगता है। एक सवाल है सफर लिमिटेड, बहुत प्यारा सवाल है, सफर लिमिटेड विंटर 2016, उसमें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टैक्सेस बताएं, विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, टर्नओवर टैक्स, नॉर्मल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स। तो अगेन ये सारा भी मैं समझता हूँ दुनिया में हम देख रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे कैसे एप्लीकेबल है, ये सारा बीएफडी में आता है। फिर स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव तो है ही हमारी कोर्स में, मैंने अभी बताया कि 10 शेयर है, मैं किस में इन्वेस्ट करूं, कौन से शेयर में से पैसा निकाल दूं, ये सारा का सारा हम यहाँ सीखेंगे। डेट से फाइनेंस करें या इक्विटी से फाइनेंस करें, क्या लगता है आपको, कभी जिंदगी में पढ़ा है आपने, डेट ज्यादा सस्ता होता है या इक्विटी ज्यादा सस्ता होता है, इस पे क्या आपकी राय है? डेट इज मोर एक्सपेंसिव या इक्विटी इज मोर एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव कौन सा है उसका टाइप करके नाम लिख दें। जो जो एक्सपेंसिव है तला में, नहीं नहीं वैक नहीं चंदा, रोहित कुमार वैक तो ओवरऑल कहते हैं, वैक तो दोनों को कंबाइन करके जो वेटेड एवरेज आता है उसे वैक कहते हैं। मगर सवाल ये है कि डेट ज्यादा महंगा पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को पैसा उठाने के लिए, इक्विटी ज्यादा महंगा पड़ता है, यानी कि इक्विटी होल्डर को ज्यादा रिटर्न देना है या डेट होल्डर को ज्यादा रिटर्न देना है? अगर एक कंपनी ने दोनों से पैसा उठाया है, कर्जा भी ले लिया यानी कि डेट भी ले लिया और इक्विटी से भी ले लिया, अच्छा जवाब आने शुरू हो गए जी, क्या आ रहे हैं जी? डेट सस्ता आ रहा है, तला कह रहे हैं, एचपी कह रहे हैं इक्विटी महंगा है, यूशा कह रहे हैं डेट महंगा है, अब्दुल वाजिद कह रहे हैं डेट महंगा है, असद कह रहे हैं डेट सस्ता है, ऐसा ही है भाई। अब्दुल रहमान कह रहे हैं इक्विटी महंगा है, एचपी कह रहे हैं इक्विटी एक्सपेंसिव डेट चीप, अब्दुल वाजिद बंगश कह रहे हैं डेट एक्सपेंसिव है, अली रजा कह रहे हैं इक्विटी एक्सपेंसिव है, ठीक है, तला सही कह रहे हैं इक्विटी एक्सपेंसिव है, दरियाब डेट को कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर इक्विटी को कह रहे हैं, साद मुकीम जो है वो मैं सुफियान मुकीम पढ़ने वाला था सॉरी, इक्विटी एक्सपेंसिव कह रहे हैं, एचपी जो है डेट कह रहे हैं, ठीक है जी, इक्विटी होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी का ज़्यादा आंसर आ रहा है, सही का रोहित आपने भी, इक्विटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ रिस्क बिटकॉइन में रिस्क ज़्यादा है कम है, ये मैं सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक्सप्लेन करूंगा, बिटकॉइन में रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना, बंदा रातों रात डूब सकता है, तो वहाँ रिटर्न भी बहुत ज़्यादा है। तो जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है। इक्विटी होल्डर को रिस्क है कि उनके पैसे डूब ना जाए, उनके शेयर्स की वैल्यू जो है वो सुबह उठे तो ये ना हो कौड़ियों के दाम हो जाए, पीनट्स हो जाए, तो वो इसीलिए रिटर्न ज्यादा डिमांड करते हैं। उनको आखिर में पैसा मिलता है, वाइंडिंग अप होगी तो भी उनको पता नहीं पैसे मिले नहीं मिले, प्रॉफिट भी अगर होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। डेट होल्डर को फायदा ये है कि प्रॉफिट हो नहीं हो तो भी पैसे मिल जाते हैं, फिक्स है, लीगल प्रोटेक्शन है, कंपनी वाइंड अप में जाती है पहले इनको पैसे दिए जाएंगे। तो इनका चूंकि रिस्क कम होता है ना, तो इनको फिर रिटर्न भी कम चाहिए होता है, इनको कम रिटर्न में भी हम चला सकते हैं, कोई मसला नहीं, इनको कम पैसे देके भी चला सकते हैं। तो ये खैर डिटेल में और सारी बातें होंगी। फिर यील्ड कर्व एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक महीने के लिए लोन लेना है तो क्या रेट होगा, एक साल के लिए लोन लेना है क्या रेट होगा, 10 साल के लिए लोन लेने क्या रेट होगा, क्या सबका इंटरेस्ट रेट सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताएं, सवाल है मेरा आपसे, 10 साल के लिए कोई आपको आपसे लोन मांगे उसको ज्यादा रेट चार्ज करना चाहिए, या एक साल के लिए कोई लोन मांगे उसको ज्यादा रेट चार्ज करना चाहिए? बैंक को किसको रेट ज्यादा चार्ज करना चाहिए, सवाल है मेरा आपसे, ज्यादा किसको चार्ज करना चाहिए रेट, इंटरेस्ट का रेट, एक साल वाले को ज्यादा चार्ज करें या 10 साल वाले को ज्यादा चार्ज करें? एचपी कह रहे हैं 10 साल, साद कह रहे हैं 10 साल, यूशा कह रहे हैं 1 साल, मोहम्मद मुजम्मिल जुबैर कह रहे हैं 10 साल, दरियाब कह रहे हैं 1 साल, तला 10 साल, यासीन कुरान क्लास 10 साल, अली रजा 10 साल, बदर 1 साल, रोहित 1 साल, अब्दुल रहमान 10 साल, दानिया नकी 1 साल। अच्छा अब सुने, ओ भाई मेजोरिटी केस में पूछ रहा हूँ, ये इनवर्स यील्ड का भी बड़ा खतरनाक आपने वर्ड यूज कर लिया एचपी साहब, 10 साल वाले, अच्छा रिस्क कहाँ ज्यादा है बैंक का, कौन किसके चांसेस ज्यादा है कि वो डिफॉल्ट हो जाएगा, कौन कर्जा लेके भागने के चांसेस ज्यादा है? कर्जा लेके भागने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क छोड़ के भाग जाए, बेचारी की डेथ हो सकती है, बेचारा इम्प्रिजन हो सकता है, बेचारा इनसेन हो सकता है, इनसेन कहते हैं ना कि बेचारी की दिमागी हालत खराब हो जाए, या इम्प्रिजन हो जाए, या मुल्क छोड़ के चले जाए, ये भी कह सकते हैं। किसमें ज्यादा रिस्क है? 1 साल वाले में तो कम रिस्क है ना, 10 साल में ज्यादा रिस्क है। 10 साल बाद किसने देखा भाई मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे। हाँ, तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो बैंक बोलेगा भाई आपसे मैं रेट ज्यादा चार्ज करूंगा क्योंकि आप हमारे रिस्क की कस्टमर हैं, ठीक है ना, आप जा सकते हैं, आप में रिस्क ज्यादा है तो मुझे उसको कंपनसेट करना है अपने रिस्क को, तो मैं आपको 1 साल वाले पे इतना नहीं, 1 साल तो यूं चुटकी बजाते ही गुजर जाता है। आप देखें ना अटेम्प्ट राइकअप की कैसे आ रही है 6-6 महीने बाद, यार पता ही नहीं चलता, अभी पेपर दे अभी 6 महीने बाद पता चलेगा यार बीएमडी का पेपर आ गया, टाइम तो तेजी से भाग रहा है, तो 1 साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा। हाँ 10 साल वाले में रिस्क ज्यादा है तो इसलिए वहां पे रिटर्न, तो ये पूरा टॉपिक है यील्ड कर्व के नाम से। अच्छा ब्रीफ केस एक मैं बात यूज करता हूँ, इसको हम ब्रीफ केस कहते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी में पढ़ेंगे कि एक ब्रीफ केस में बहुत सारे शेयर हैं, क्या करें? ये क्या है जी, गुल्लक, गुल्लक है, गुल्ला कहते हैं, गल्ला कहते हैं, गुल्लक कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसका बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड मैं बाकायदा यूज करूंगा अपने लेक्चर में। गुल्लक क्या कॉन्सेप्ट है, गुल्ला क्यों बनाया जाता है, हम आप आपस की लैंग्वेज में क्यों इसको जो है यूज करते हैं, या हम अपने घरों में क्यों रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह का कुछ गुल्लक रखती हैं।
तो ये गुल्लक क्या है, इस पे बात होगी, मगर अभी नहीं, जब टॉपिक आएगा तब बात होगी। जैसे डीमर्जर, डीमर्जर का मतलब है स्प्लिट कर दिया जाए। आईसीआई का आपने नाम सुना, आईसीआई इज अ डीमर्ज। आईसीआई पहले हेक्सो नोबल एक ग्रुप था, उसकी कंपनी थी। अब आईसीआई हेक्सो नोबल की नहीं है, अब तब्बा ग्रुप की कंपनी हो गई है। तो हेक्सो नोबल एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसने उसको डीमर्ज कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया, स्पिन ऑफ कर दिया। डॉलर के रेट अल्लाह माफ करे, पहले आप देखें क्या क्या थे। तो डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव आ रहा होता है, बाइंग एंड सेलिंग का क्या मसला है, ये सारी बातें होंगी फॉरेक्स में। तो बीएफडी बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है हमारी आपस की दुनिया से, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये मैंने आपको चंद मिसालें दी।